चलिए समझिए, ये आप लोगों का पार्ट 4 है। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 4 है ये। इसमें 52 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, इसके पहले 51 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, जान दे रही हैं कहा जी सही से हो जाओ, बैठ जाओ सही से। देखिए, केरोसिन का निर्माण जो होता है किस आयल से होता है? आयल समझते हैं आप लोग? आयल मतलब तेल होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि केरोसिन का निर्माण किस तेल से होता है, किस आयल से होता है? तो ये हो जाएगा क्रूड आयल से। किस आयल से होता है? क्रूड आयल से होता है। केरोसिन का निर्माण क्रूड आयल से होता है। अब देखिए यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पवन विद्युत जनित्र में जो पवन का चाल होना चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। मैट्रिक एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है, समझ जाइए, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। चलिए, इसका होना चाहिए चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति का चिन्ह है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर एक घंटा में 15 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को देखती है। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सौर पैनल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल बनाने के लिए चांदी का व्यवहार किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चांदी। और ये पूछेगा कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। और सौर पैनल बनाने के लिए तो ये हो जाएगा चांदी। ठीक है, चलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों एक ही जैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 56 नंबर में दिया गया है कि प्रकाश का अधिकतम वेग किस में होता है? जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। जहाँ पर हवा पानी न हो उस जगह को निर्वात कहते हैं। जहाँ वायुमंडलीय घटना नहीं घटती हो, ठीक है, उसको हम निर्वात कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे चंद्रमा का सतह है, तो ये आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की वेग जो है सबसे अधिक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का उपयोग घरेलू कार्यों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। जो हम लोग के आमतौर पर घर में जो आईना होता है ना, जिसमें चेहरा देखते हैं, वही समतल दर्पण है। ठीक है, तो उसमें फोकस दूरी, जो किसी वस्तु का फोकस दूरी बनता है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अनंत पर बनता है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, मतलब कौन सा क्या लगा होता है? लेंस से पूछ सकता है, दर्पण भी उसमें दे सकता है। तो आप इसको याद रखिए कि दर्पण लगा होता है, लेकिन वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। आप लोग देखिए होंगे ड्राइवर्स को जो गाड़ी चलाता है, ठीक है, उसके बगल में एक आईना होता है, इससे इस तरह से करके क्या होता है? वही आपका उत्तल दर्पण है। वही कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाएगा तो उसमें इस चीज़ को हम रखेंगे, लिखवाएंगे आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र काफ़ी चौड़ी होती है, इसलिए वाहनों के पीछे से आने वाली सभी वाहनों का स्पष्ट एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण पर दिखाई देता है, जिसे चालक देख लेता है। ठीक है, चालक को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे चालक को गाड़ी को साइड देने में क्या होता है? आसानी होता है। पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही है तो वो इससे चलाएगा, इसे पीछे थोड़ी ही मुड़ के देखेगा, वो उसी आईना में देखता है, दर्पण में देखता है, जिसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, उसका दृष्टीय क्षेत्र काफ़ी चौड़ा होता है, देखने वाला जो एरिया है काफ़ी चौड़ा होता है, उसी से वो पता कर लेता है कि पीछे से कोई वाहन आ रही है, उसी के हिसाब से अपना साइड देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि परावर्तन के नियम किस प्रकार के सतह के लिए लागू होता है? जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो देखिए सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें देगा गोलीय दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, इस तरह से करके। तो ये सब कुछ भी नहीं मारना है, ये मारना है कि सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि कहाँ पर स्थित रहने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। अवतल दर्पण में पूछ रहा है, तो ये अनंत पर जो वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु
कह रहा है कि कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब को, अगर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस पर बनाना है, ठीक है, फोकस दूरी पर प्राप्त करना चाहते हैं आप अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु को ले जा करके आपको अनंत पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? अनंत पर रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जा करके आप फोकस दूरी पर प्राप्त कर सकते हैं इसका प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉपुलर क्वेश्चन है ये। देखिए, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो यही F बराबर R/2, यानी कि देखिए वस्तु की फोकस दूरी, ठीक है, वस्तु की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि आगरा के जो किला है, आगरा के किले की एक दीवार में कौन सा दर्पण लगा हुआ है। जाइएगा आगरा कभी घूमने के लिए ताजमहल, तो उसमें जाके उसके किले में देखिएगा एक दीवार है उसका, उस दीवार में दर्पण लगा है। वो कौन सा दर्पण है? यही है उत्तल दर्पण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि आगरा का जो किला है, आगरा के किले की एक दीवार में, ठीक है, एक दर्पण लगा है जिसका नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 63 नंबर में, कि डॉक्टरों द्वारा दांत, गाला, कान, दांत हो गया, गाला हो गया, कान हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं इसको जांच करने के लिए किस डॉक्टर जो है किस दर्पण का व्यवहार करता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी के कान में घाव हो गया हो, तो क्या आप ऐसे ही करके नंगे आंख से आप देख सकते हैं उस घाव को? नहीं देख सकते, ऐसे आप इलाज नहीं कर सकते। तो डॉक्टर क्या करता है उस समय कि एक उसके पास एक सर्जरी करने वाला होता है, ठीक है, एक व्यवस्था होता है एक प्रकार का, ठीक है। उस व्यवस्था, देखिए व्यवस्था क्या है कि दर्पण होता है, ठीक है, इस तरह से इसे कर लेगा, उस पर एक लाइट मारेगा इससे, ठीक है, प्रकाश देगा। वो प्रकाश जो है क्या करेगा कि उस पर जितने सारे वो प्रकाश के किरण है उस सबको एकत्रित करके एकत्रित उस पर हो करेगी प्रकाश की किरणें, और ले जाके सबको कान के उसी जगह पर एक के बार छोड़ेगा सब, ठीक है। और छोड़ेगा जब वहाँ तक वो जो घाव है स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, बड़ा दिखाई देगा, इसलिए डॉक्टर को आराम से उसको सर्जरी करने में आसानी होता है, मतलब कि जांच करने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है इसका उपयोग करता है गाला, दांत और ये सारे कानों को इलाज करने में इस और दर्पण का व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।